नमस्कार। सुबोध शिक्षण संस्थान देवगढ़ द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है, उस शब्द में अगर उसके अंत में उसके बाद में कोई नया शब्द जुड़ जाता है और जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे इक प्रत्यय का देखते हैं। समाज एक मूल शब्द है, ये शब्दांश है। इस शब्दांश के बाद में, इसके पीछे, इसके अंत में क्या जुड़ गया? इक जुड़ गया। जुड़ने से क्या हो गया? सामाजिक हो गया। अगर आपको संधि समास इनका ज्ञान है तो यह आप आसानी से समझ लेंगे, है ना। तो समाज में इक जुड़ गया तो सामाजिक बन गया। सुगंध में इत जुड़ गया, सुगंधित बना। भूलना में अक्कड़ जुड़ गया तो भुलक्कड़, और आ तो क्या हो गया? आ बन जाता, भुलक्कड़। ठीक है, भूलना भुलक्कड़। मिठ धन आस, मिठास, दीर्घ संधि हो गए ना, आ और आ मिलकर आ बन जाता, मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि होनी नहीं होती है। देखो, प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर यथावत रहता है। जैसे देखो, यहाँ संधि होना जरूरी नहीं है। उपसर्ग में हमने देखा था संधि हो रही, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी स्वर होगा तो उसकी मात्राएं जुड़ जाएगी। दीर्घ संधि होने की संभावनाएं होती है, लेकिन वास्तविकता में संधि वह नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे लोहा धन आर, लोहार, है ना, लोहार। नाटक धन कार, नाटककार, नाटककार। ये सारे प्रत्यय जुड़ रहे हैं किनमें? मूल शब्द में। ठीक है, उपसर्ग में तो क्या होता है कि जो मूल शब्द होता है उसके पूर्व में कोई भी शब्द जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय में क्या होता है? इसके बाद में जुड़ता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, बाद में जुड़ने वाले को। तो प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो हिंदी में कुल कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? दो प्रकार के। उनमें एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ आकर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, एक मिनट। अब देखिए, वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द क्या होगा? क्रिया होगी या धातु होगी, और उसके बाद में जो नया शब्द जुड़ जाता है मूल रूप में क्या होंगे? क्रिया या धातु होंगे, और उनके पश्चात, उनके बाद में नई शब्द जुड़ जाते हैं। नए शब्द जुड़ने से कृदंत प्रत्यय का निर्माण होता है। उन्हें ही हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप होकर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग होता है। अंत में क्या नहीं आएगा? ना नहीं आएगा। अगर किसी मूल शब्द में ना है तो वो ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, वो हट जाएगा, और हटने के पश्चात उसमें दूसरा कोई शब्द जुड़ जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कह सकते हैं। जैसे इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के कुल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रत्यय होता है कर्तृवाचक। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्तावाचक। ये सारे किसके उदाहरण हैं? प्रत्यय के, और ये मूल प्रत्यय हैं, और इन प्रत्ययों में का प्रयोग करते हुए हमने नए शब्द कैसे बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक के उदाहरण देखते हैं। अक प्रत्यय। अक में लेखक, नायक, गायक, पाठक। ठीक है, लेखक, नायक, गायक एवं पाठक, ये सभी कौन से प्रत्यय के उदाहरण हैं? ये समस्त अक प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला है अक्कड़। लेख,
कौन मूल शब्द क्या होता है? लेख, और उसका इसमें क्या जुड़ गया? अक जुड़ गया, तो क्या बन गया? लेखक बन गया। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। अगला देखते हैं अक्कड़। ये कर्तृवाचक प्रत्यय का उदाहरण है। कर्तृवाचक में देखिए बुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। ठीक है, ये अक्कड़ है, इसके ये उदाहरण देखे हमने। अब आक प्रत्यय है जिसमें तैराक, लड़ाक, ये सारे आक प्रत्यय के उदाहरण। आलू, झगड़ालू, दयालु, श्रद्धालु, ये सारे हम देखते हैं। आलू, झगड़ालू। आकू, लड़ाकू, विमान होते हैं ना, लड़ाकू। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आलू प्रत्यय है। तैराक और लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। बुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, इनमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला हम देखते हैं आड़ी। आड़ी का होगा खिलाड़ी। ईयल, अड़ियल, मरियल, इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ईयल प्रत्यय आ रहा है। एरा, लुटेरा, बसेरा, लुटेरा एवं बसेरा, इनमें क्या आ रहा है? एरा प्रत्यय आ रहा है। ऐया, है ना, अय्या में गवैया, कौन सा प्रत्यय आ गया? अय्या प्रत्यय आ गया। ओड़ा, भगोड़ा, ओड़ा में कौन सा आया? भगोड़ा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ता, तो दाता। ठीक है, दा मूल शब्द है, प्रत्यय क्या जुड़ गया? ता, तो नया क्या बन गया? दाता। अगला हम देखते हैं वाला, पढ़ने वाला। हार का तात्पर्य राखनहार, चाखनहार। ठीक है, अगला है कर्मवाचक। कौन सा है? कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या कहेंगे? वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कर्म के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं ना, ओना, औना, है ना, खिलौना, मूल शब्द क्या है? खेलना, क्रिया क्या है? खेलना। सूंघना क्रिया है, लेकिन कर्म क्या प्रकट हो रहा है? खिलौना, सूंघनी, नी प्रत्यय आया यहाँ, और यह औना प्रत्यय आ गया है। अगला है करणवाचक। वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं। क्रिया के कारण को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? करणवाचक। करणवाचक तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। आ, झूला, उ, झाड़ू, न, बेलन, नी, कतरनी, ये सारे क्या है? प्रत्यय है। कौन से? करणवाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और ये इनके उदाहरण हैं। अगला देखिए भाववाचक। भाववाचक में वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण होगा? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? भाववाचक प्रत्यय के प्रयोग से होता है। चलो, अ से मार, लूट, तोल, लेख। आ से पूजा, आई से लड़ाई, कटाई, चढ़ाई, सिलाई। आन से मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान। आप से मिलाप, विलाप। आव से चढ़ाव, घुमाव, कटाव। आवा से बुलावा। आवट से सजावट, लिखावट, मिलावट। आहट से घबराहट, चिल्लाहट। ई से बोली। औता से समझौता। ओती से कटौती, मनोती। ती से बढ़ती, उठती, चलती। त से बचत, खपत, बढ़त। और देखें, नी से मिलनी, न से फिसलन, ऐठन। त से बचत, खपत, बढ़त। ये सारे क्या हैं? ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं, और ये सारे क्या हैं? प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? भाववाचक प्रत्यय। इन भाववाचक प्रत्ययों से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, और अगला है क्रियाबोधक। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं। हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ। इनमें हुआ प्रत्यय किस क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे है ना, हुआ से चलता हुआ, पढ़ता हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कृदंत प्रत्यय के कुल 5 भेद पढ़े। कितने भेद होते हैं कृदंत प्रत्यय के? 5 भेद। उसमें कर्तृवाचक मूल रूप से प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं।
कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। या तो वो धातु के साथ जुड़ेगा या क्रिया के पद के साथ जुड़ेगा और नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं, तो वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं। किसका निर्माण करेंगे? कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, वह प्रत्यय सभी क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। करणवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बनाते हैं, वह करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, तो भाववाचक प्रत्यय। इससे ये सारे उदाहरण होते हैं। अगला है क्रियाबोधक, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, वो क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कृदंत प्रत्यय के बारे में देखा। तो तद्धित प्रत्यय की कुल 6 भेद होते हैं और कृदंत प्रत्यय के कुल 5 भेद होते हैं। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखो, ये है क्रिया। क्रिया के साथ में अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह कौन सा प्रत्यय हो गया? वह कृदंत प्रत्यय हो गया। एवं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ क्रिया के स्थान पर क्या होंगे? संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। ठीक है, संज्ञा होगी, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है। इनके पश्चात अगर कोई दूसरा शब्द जुड़ जाता है, वर्ण जुड़ जाता है, तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और क्रिया से क्रिया कोई मूल शब्द क्रिया होगा, उसके बाद में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्यय के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक बार मैं पुनः समझा रहा हूँ आपको कि वे प्रत्यय जो क्रिया, पहला शब्द कौन सा होगा? क्रिया होगी, और उसके बाद में अगर कोई वर्ण या शब्द जुड़ जाता है, वह क्या कहलाता है? वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अगर पहला वर्ण संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है, इसके बाद में अगर कोई वर्ण या शब्द जुड़ जाता है, वह क्या कहलाता है? वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय के कुल 5 भेद होते हैं एवं कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। छत्र, छत्र क्या है? एक संज्ञा है। देव, ठीक है। मिठास, अपनापन, अपनापन क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, मिठाई इसकी विशेषण है। मीठा क्या होता है? विशेषण होता है। ये सारे देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। इनके बाद में आ जुड़ा, ई जुड़ा, आस जुड़ा, पन जुड़ा, इनसे क्या बन गया? छात्रा, देवी, मिठास, अपनापन। ठीक है, जैसे छात्र से छात्र में आ जुड़ गया। छात्र क्या है? मूल शब्द है। वो किसका शब्द है? संज्ञा का शब्द है। इसमें कौन सा वर्ण जुड़ गया? आ वर्ण जुड़ा, इससे क्या बन गया? छात्रा बन गया। देव धन ई, देवी। मीठा धन आस, मिठास। अपना धन पन, अपना प्लस और पन, अपनापन। अपना क्या है? सर्वनाम हो गया। मीठा क्या? विशेषण हो गया। और इसी में आस प्रत्यय जुड़ गया तो मिठास बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। पहला वर्ण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों में से एक होगा और उसके बाद कोई भी प्रत्यय जुड़ने के बाद कर्तावाचक शब्द का निर्माण हो जाता है, वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे आर प्रत्यय से लुहार, सुनार बना। ईया प्रत्यय से रसिया बन गया। ई से तेली बन गया। एरा से गसेरा बन गया। ठीक है, अगला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक का संज्ञा का निर्माण करते हैं। अगर तद्धित प्रत्यय आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक शब्द होगा। ठीक है, और इनके साथ में जुड़ करके कोई भाववाचक संज्ञा का निर्माण करा लेते हैं तो वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आई से पढ़ाई, आपा से बुढ़ापा, आज से खटास मिठास, आहट से कड़वाहट, इमा से लालिमा, ई से गर्मी, ता से सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता,
इन सभी में कौन से प्रत्यय का निर्माण हो रहा है? ता। और ये फिर सभी शब्द कौन से शब्द बन गए? भाववाचक संज्ञा बन गए हैं। तब से मनुष्यत्व, पशुत्व, बचपन, लकड़पन, छुटपन, ये सारे किससे हैं? भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हमने देखे हैं। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक इन प्रत्ययों के लगने के संबंध में वाचक शब्दों की रचना होती है। अगले शब्दों की दूसरे शब्दों की रचना हो जाती है। एरा से चचेरा, ममेरा, फुपेरा, इक से शारीरिक, आलू से दयालु, श्रद्धालु, इत से फलित, इला से रसीला, रंगीला, ई से भारतीय, एला से विशेला, तर से कठिनतर, मान से बुद्धिमान, वत से पुत्रवत, मातृवत, हरा से इकहरा, जा से भतीजा, भांजा, ओई से नंदोई। ये सारे यानी रिश्तेदारों के नाम है ना। अधिकांशतः रिश्तेदारों में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का अधिकांशतः प्रयोग होता है। इसी के साथ जैसे बुद्धिमान, कठिनतर, विशेला, भारतीय, इनका भी प्रयोग होता है। क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दोनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक वर्ण होगा, शब्द होगा, और उसके पश्चात कोई अगला वर्ण या शब्द जुड़ जाता है, उससे नया शब्द जो बनेगा वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अगला है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। संतान का बोध होता है। जैसे अप्रत्यय से वासुदेव, राघव, मानव, ई से दाशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री, ए से कांतेय, गांगेय, भागिनेय। ठीक है, ये सारे इनके निर्माण हो गए। यह से दैत्य, आदित्य, ई से जानकी, मैथिली, द्रौपदी, गांधारी। ठीक है, ये सारे कौन से प्रत्यय हो गए? ये सारे के सारे अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। ये संतान का बोध करवाते हैं। अगले हैं उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको छोटा करते हैं, उनको संक्षिप्त करते हैं। ईया से खटिया, लुटिया, डिबिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रयोग होकर उनके लघुता सूचक छोटे शब्द का निर्माण करने में सहायक होते हैं। जैसे ईया से खटिया, लुटिया, डिबिया। ई से मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी। ओला से खटोला, सपोला। ठीक है, अगला है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय में देखिए वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनकी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। कोई भी शब्द होगा वह पूर्व में पुल्लिंग होगा, लेकिन जैसे ही प्रत्यय जुड़ेंगे और वह किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। पहले वो मूल शब्द किसमें होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में हो सकते हैं, और जैसे ही प्रत्यय जुड़ेंगे, कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी शब्द होगा, अगर वो जैसे ही जुड़ता है तो वह स्त्रीलिंग का बोध करा लेते हैं। जैसे सूत और सुता, छात्र, छात्रा, अनुज, अनुजा। ठीक है, छात्र में आ जुड़ गया तो छात्रा बन गया, सूत में आ जुड़ गया तो सुता बन गया, अनुज में आ जुड़ गया तो अनुजा बन गया। ठीक है, ठाकुराइन, मुंशियाइन, आइन प्रत्यय जुड़। आनी में देवरानी, सेठानी, नौकरानी। इनमें बागिन, मालिन। नी से शेरनी, मोरनी। ये सारे कौन से प्रत्यय हो गए? पूर्व में ये देखो इनका निर्माण कैसे होता है? पूर्व में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों में से कोई एक शब्द होता है, उसके बाद कोई भी प्रत्यय हो सकता है, कोई भी प्रत्यय नहीं जिससे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हो जाए वह प्रत्यय। ठीक है, आ, आइन, आनी, इन्नी, नी, इन सभी का प्रयोग करते हुए इनका निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगले हैं उर्दू के प्रत्यय, और इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तो देख ही लेते हैं आज ही, है ना, समाप्त कर लेते हैं ज़्यादा। बाकी इसको मेरे हिसाब से अगली कक्षा में हम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा, प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी। प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के कुल 5 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के कुल 6 प्रकार होते हैं। इन
तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार के बारे में हमने देखा, उनकी परिभाषा देखी, उनके विभिन्न उदाहरण देखे। कृदंत प्रत्यय के 5 भेदों के बारे में देखा, उनके विभिन्न उदाहरण देखे और उनके नियमों को समझने का प्रयास किया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में और मिलते हैं। धन्यवाद।